हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताने वाला हूँ पतलीपुत्रा से पटना तक का सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में ना कुछ शहर ऐसे हैं जो हजारों सालों से लगातार आबाद हैं और पटना उन्हीं में से एक है। एक ऐसा शहर जिसकी कहानी साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने के साथ साथ चलती रही है। तो चलिए आज इस शहर की अद्भुत कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये कैसे समय की कसौटी पर खरा उतरा। सोचने वाली बात है ना? एक शहर जो कभी मौर्यों की शक्ति का केंद्र था, फिर मुगलों के दौर में एक प्रांतीय शहर बना और उसके बाद ब्रिटिश राज में एक नई राजधानी के रूप में फिर से उभरा। आखिर इस शहर के इतने लंबे समय तक टिके रहने का राज क्या है? और इसका जवाब छिपा है वक्त के साथ खुद को बदलने की इसकी कमाल की काबिलियत में। इस शहर ने खुद को बार बार हर नए दौर के हिसाब से ढाला है। इसने अपनी पहचान बदली, अपना मकसद बदला और समय के साथ अपने शासकों को भी बदला। और शायद यही वो राज है जिसने इसे समय के हर थपेड़े से बचाए रखा। तो चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बदलती पहचान की, जो इसके कई नामों में झलकती है। हर नाम अपने आप में एक नए युग, एक नई शक्ति और एक नए उद्देश्य की कहानी कहता है। देखिए ये कितना दिलचस्प है कि कैसे हर नाम एक सत्ता परिवर्तन को दिखाता है। 490 ईसा पूर्व में राजा अजातशत्रु ने इसे पाटलिपुत्र के तौर पर बसाया। मौर्यों के राज में ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का पावर सेंटर बन गया। फिर 1704 में मुगल राजकुमार अजीमुल शान ने इसे अपना नाम दिया, अजीमाबाद। और उसके बाद 18वीं सदी और फिर 1912 में ब्रिटिश शासन के तहत ये पटना के रूप में एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बन गया। चलिए अब जरा इस शहर के पहले सुनहरे दौर में चलते हैं, जब ये पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक विशाल साम्राज्य का धड़कता हुआ दिल था। एक ऐसा नाम जो ताकत और शान का दूसरा नाम बन गया था। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज के ये शब्द हमें उस जमाने के पाटलिपुत्र की एक झलक देते हैं। जरा सोचिए, लकड़ी से बना एक विशाल शहर जिसके 64 गेट और 570 टावर थे और जो उस समय के सबसे शानदार फारसी शहरों को भी मात दे रहा था। ये मौर्य साम्राज्य की ताकत का जीता जागता सबूत था। लेकिन पाटलिपुत्र सिर्फ तलवारों और महलों का शहर नहीं था, ये विचारों का भी एक किला था। चाणक्य की कूटनीति, आर्यभट्ट का गणित और पाणिनि का व्याकरण, इन सब ने यही आकार लिया। ये शहर ज्ञान और संस्कृति का एक ऐसा संगम था जहाँ से दुनिया को रोशनी मिल रही थी। तो सवाल ये उठता है कि वो आलीशान लकड़ी का शहर आज कहाँ है? जवाब है जमीन के नीचे। कुम्हार में मिला 80 खंभों वाला हॉल इसका एक सबूत तो है, लेकिन लगातार पानी के रिसाव और जल भराव की वजह से इस पुरानी विरासत को पूरी तरह से बाहर निकालना आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि कैसे एक शाही राजधानी से ये शहर मुगल शासन के तहत एक प्रांतीय शहर में बदल गया। ये वो दौर था जब इसकी पहचान एक बार फिर से बदलने वाली थी। साल 1704 में मुगल राजकुमार अजीम अल शान ने शहर को अजीमाबाद का नाम दिया। अब ये साम्राज्य की राजधानी तो नहीं था, लेकिन हाँ, व्यापार और प्रशासन का एक अहम रीजनल सेंटर जरूर बन गया था। मतलब इसका दर्जा बदल गया था, पर इसका महत्व अभी भी बना हुआ था। पर इस शहर की और असल में पूरे भारत की किस्मत एक बार फिर बदलने वाली थी, और इसका फैसला किसी शाही दरबार में नहीं, बल्कि पटना से करीब 130 किलोमीटर दूर बक्सर के मैदान में होना था। साल था 1764। बक्सर की लड़ाई हुई। एक तरफ थी मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और दूसरी तरफ मुगल सम्राट, बंगाल के नवाब और अवध के नवाब की मिलीजुली सेना। कागज पर देखें तो भारतीय गठबंधन की सेना संख्या में कई ज्यादा थी, लगभग 40,000 से भी ज्यादा सैनिक। लेकिन लड़ाई का नतीजा चौंकाने वाला था। ये जो नंबर है 847, ये ब्रिटिश पक्ष के कुल हताहतों की संख्या है। इसमें मारे गए, घायल और लापता सैनिक सब शामिल हैं। इतनी बड़ी भारतीय सेना के खिलाफ इतना कम नुकसान, ये एक ऐसी निर्णायक जीत थी जिसने भारत में सत्ता का संतुलन हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। बक्सर की लड़ाई के बाद इस शहर के इतिहास में एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ, ब्रिटिश काल। अंग्रेजों ने इस शहर को न सिर्फ अपने कब्जे में लिया, बल्कि इसे अपने मकसद के लिए एक नया रूप भी दिया। बक्सर की जीत के बाद अंग्रेजों को मिले दीवानी अधिकार। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब पूरे इलाके से टैक्स वसूलने का कानूनी हक कंपनी के पास था। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये अब एक आर्थिक और प्रशासनिक कब्जे में बदल चुकी थी, जिसने भारत पर अंग्रेजों की पकड़ को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया। पटना में ब्रिटिश इंजीनियरिंग की एक शुरुआती और बहुत ही मशहूर मिसाल है गोलघर। इसे 1770 के भयानक अकाल के बाद भविष्य में अनाज जमा करने के लिए बनाया गया था। ये इमारत उस दौर की चुनौतियों और अंग्रेजों के एडमिनिस्ट्रेटिव नजरिए दोनों को दिखाती है। और फिर आया साल 1912, जब पटना को आधिकारिक तौर पर बिहार और उड़ीसा नाम के नए प्रांत की राजधानी घोषित किया गया। ये शहर के लिए एक तरह से पुनर्जन्म जैसा था और इसी के साथ एक मॉडर्न कैपिटल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया।
इसी दौर में न्यू कैपिटल एरिया को विकसित किया गया। पटना सचिवालय, हाईकोर्ट और राजभवन जैसी शानदार इमारतें बनाई गईं, जिन्होंने शहर को एक आधुनिक प्रशासनिक पहचान दी। ये शहर एक बार फिर सत्ता का केंद्र बन रहा था, लेकिन इस बार एक नए साम्राज्य के तहत। तो जब हम पटना के इन 2500 सालों के सफर को देखते हैं तो हमें इतिहास की कई परतें एक साथ दिखाई देती हैं। हर गुजरते हुए दौर ने इस शहर पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। और यहाँ हम देखते हैं कि कैसे इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन एक नए अंदाज में। मौर्यों के जमाने में पाटलिपुत्र एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था, तो ब्रिटिश राज के तहत पटना एक बहुत जरूरी प्रांत की राजधानी बना। दोनों ही दौर में यह शहर ताकत, प्रशासन और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र रहा, जो इसके रणनीतिक महत्व को बार बार साबित करता है। पटना की हर गली, हर इमारत अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि समय का एक जीता जागता म्यूजियम है, जो हमें याद दिलाता है कि शायद दुनिया में सबसे स्थायी चीज बदलाव ही है।